हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी जॉब एंड एनालिसिस में। और इस वीडियो में हम लोग सॉफ्ट अलाइनमेंट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो जानने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट कब और क्यों करते हैं, अलाइनमेंट करने से पहले हमें क्या क्या चेक कर लेना चाहिए, मिसअलाइनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, अलाइनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस मेथड से होते हैं, सॉफ्ट फुट करेक्शन क्या होता है, डायल इंडिकेटर के बारे में बेसिक जानकारी, आरपीएम के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट में कितना टॉलरेंस रहता है और गुड अलाइनमेंट के क्या क्या नियम हैं। टाइटल सारे देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो जानकारी अच्छे से समझ में आए तो वीडियो ज़रूर पूरा देखें और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अलाइनमेंट? अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट दो या दो से अधिक मशीनों को एडजस्ट करना है ताकि उस मशीन का शाफ्ट एक स्ट्रेट लाइन से सेंटर लाइन पर हो। उसके बाद है अलाइनमेंट चेक का डेफिनेशन। अगर अलाइनमेंट चेक का डेफिनेशन देखें तो अलाइनमेंट चेक या संरेखण जांच रोटेशन में एक शाफ्ट के सेंटर लाइन के ऑफसेट एंड एंगुलरिटी को दूसरे शाफ्ट पर नापने की प्रक्रिया है और ये वेरीफाई करता है कि जो टॉलरेंस है वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद है वाई अलाइन इक्विपमेंट, यानी इक्विपमेंट का अलाइनमेंट हम क्यों करते हैं। प्रॉपर अलाइनमेंट शाफ्ट, बेयरिंग, कपलिंग और मैकेनिकल सील पर जो अनड्यू मैकेनिकल स्ट्रेस होता है यानी अनुचित मैकेनिकल स्ट्रेस है उसको समाप्त करता है। उसके बाद है व्हेन टू चेक अलाइनमेंट, यानी अलाइनमेंट की हम जांच कब करें। जब नया या ओवरहॉल किया हुआ इक्विपमेंट हमको इंस्टॉल करना हो तब अलाइनमेंट जांच करते हैं। और दूसरा, यदि इक्विपमेंट में वाइब्रेशन बढ़ जाता है या बेयरिंग, कपलिंग या मैकेनिकल सील से साउंड या खराबी आ जाती है तब हमें अलाइनमेंट जांच करना जरूरी हो जाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि मिसअलाइनमेंट के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। मतलब अगर मिसअलाइनमेंट किसी इक्विपमेंट में है तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेयरिंग लोड आपका 20% तक बढ़ जाता है, बेयरिंग का लाइफ 50% तक कम हो जाता है, सील का वियर बढ़ जाता है, वाइब्रेशन इंक्रीज होने लगता है, नॉइस यानी कि शोर, साउंड बढ़ जाएगा इक्विपमेंट में, और एनर्जी कंजप्शन की खपत, मतलब जो ऊर्जा का खपत है वो बढ़ जाएगा। आपका एनर्जी कंजप्शन जो एपीसी होता है वो बढ़ सकता है आपके मिसअलाइनमेंट की वजह से, क्योंकि वाइब्रेशन होगा बहुत ज़्यादा, हीटिंग और उस इक्विपमेंट पे लोड भी बढ़ सकता है जो कि एनर्जी कंजप्शन को बढ़ाएगा। तो प्रिसाइज अलाइनमेंट एनर्जी लॉस को 5 से 12% तक कम कर सकता है। अगर अलाइनमेंट आपका बिल्कुल सही रहेगा, सटीक रहेगा, तो आपका जो एनर्जी कंजप्शन है उसको 5 से 12% तक कम कर सकता है। उसके बाद है व्हाट आर द अलाइनमेंट पैरामीटर टू बी चेक्ड एंड करेक्ट, यानी अलाइनमेंट में अलाइनमेंट को चेक करने और करेक्ट करने का जो पैरामीटर है वो क्या क्या है। तो उसके लिए 4 पैरामीटर हैं। वर्टिकल पैरेलल या ऑफसेट करेक्शन, दूसरा वर्टिकल एंगुलर करेक्शन, तीसरा हॉरिजेंटल एंगुलर करेक्शन और चौथा हॉरिजेंटल पैरेलल या ऑफसेट करेक्शन। ये 4 तरह के करेक्शन हैं जो कि हमको अलाइनमेंट करने में ये चारों पैरामीटर पर हमको काम करना होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कभी भी अलाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, जैसे फाउंडेशन, ग्राउटिंग, बेस प्लेट, पाइपिंग, शाफ्ट ट्रूनेस, कपलिंग, बेयरिंग, जैकिंग फास्टनर एंड सैग ऑफ डायल इंडिकेटर या बार और ब्रैकेट। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। जैसे फाउंडेशन दिया है तो इक्विपमेंट के फाउंडेशन में हम चेक करेंगे कि फाउंडेशन का साइज पर्याप्त है कि नहीं, फाउंडेशन का कंडीशन वो अच्छा है कि नहीं, मतलब गुड कंडीशन में है कि नहीं, कहीं डैमेज तो नहीं है। उसके बाद ग्राउटिंग, बेस प्लेट के नीचे कहीं खाली जगह तो नहीं है। ग्राउटिंग में क्या होता है कभी कभी कि बेस प्लेट के नीचे जो ग्राउटिंग है उसमें खाली एरिया बच जाता है, जिस वजह से उसके ऊपर हम इक्विपमेंट तो इंस्टॉल कर देते हैं लेकिन उस नीचे खाली एरिया होने की वजह से वाइब्रेशन बढ़ जाता है और हमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि मिस अलाइनमेंट की वजह से वो वाइब्रेशन आ रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अलाइनमेंट चेक करने से पहले एक बार ज़रूर उसके ग्राउटिंग को चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद बेस प्लेट इंस्पेक्शन। बेस प्लेट में हम देखेंगे कि रिजिडिटी कैसा है, मशीन के माउंटिंग पैड की स्थिति कैसी है, लेवल सही है कि नहीं है, पैरेलल यानी कि समांतर है कि नहीं है, प्रॉपर क्लीनिंग है कि नहीं है। उसके बाद हम सिम का कंडीशन चेक करेंगे कि सिम क्लीन है या नहीं है, थिकनेस उसका चेक कर लेंगे, उसमें कोरोजन या जंग तो लगा नहीं है, वो सिम खराब तो नहीं है। और नंबर ऑफ सिम जितना कम हम लगाएंगे उतना ही हमारे लिए अलाइनमेंट के लिए अच्छा है। और 3 mm से ज़्यादा अगर कोशिश करें कि 3 mm से ज़्यादा सिम ना ही लगाएं तो अच्छा है। उसके बाद है पाइपिंग। पाइपिंग के फ्लैंज और बोल्ट होल को चेक करेंगे, फ्लैंज के फेस के बीच का गैप चेक करेंगे, साथ ही यह भी देखेंगे कि कनेक्टेड पाइप अच्छे से फिट है कि नहीं और सपोर्टिंग है तो उसे भी चेक कर लेंगे।
उसके बाद शाफ्ट ट्रूनेस चेक करेंगे, जहाँ कपलिंग माउंटिंग है उसमें शाफ्ट की फ्री रोटेशन के साथ साथ भी चेक करेंगे कि शाफ्ट में कोई बेंड तो नहीं है। उसके बाद हम कपलिंग की जांच करेंगे। कपलिंग की जांच में हम सबसे पहले इंटरफ्रेंस फिट देखेंगे। ज़्यादा टाइट इंटरफ्रेंस फिट बाद में कपलिंग को निकालने और एक्सियल एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम करेगा। हाई परफॉर्मेंस कपलिंग में इंटरफ्रेंस फिट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो हाई परफॉर्मेंस है इसलिए वो फिट नहीं रहेगा, तो वाइब्रेशन का कॉज या कपलिंग ढीला होना ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम। उसके बाद स्पेसर लेंथ को भी चेक कर लेंगे, क्योंकि पैरेलल मिस अलाइनमेंट स्पेसर के लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि स्पेसर का लंबाई ज़्यादा होगा तो पैरेलल मिस अलाइनमेंट का चांस बढ़ेगा। और कपलिंग में बोर को भी अलाइनमेंट से पहले हम चेक करेंगे। कभी कभी उसका बोर भी ऑफ सेंटर होता है या एंगुलर मिस बोर होता है। उसके बाद कपलिंग या रेडियल रनआउट और फेस रनआउट को भी हम चेक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है बेयरिंग की जांच। रोटेटिंग सेंटर के रेफरेंस में एक्सेप्टेबल रेस रनआउट होना चाहिए, जैसे कि बॉल बेयरिंग में 0.05 mm, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग में 0.025 mm, प्लेन बेयरिंग में जैसे वाइट मेटल बेयरिंग है इन सब में 0.025 mm होता है, और प्लेन थ्रस्ट बेयरिंग में 0.01 mm तक होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जैकिंग फास्टनर यानी जो जैकिंग नट बोल्ट है उसको भी चेक करेंगे कि मशीन को आवश्यकता अनुसार एडजस्टमेंट करने के लिए इक्विपमेंट के प्रत्येक लेग पर जैकिंग स्क्रू या जैक बोल्ट दिया रहता है। उसे अलाइनमेंट करने से पहले ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि वह अलाइनमेंट रीडिंग को बहुत ही इफेक्टिव करता है यानी प्रभावित करता है। उसके बाद हम सैग बार चेक करेंगे। अलाइनमेंट रीडिंग लेने से पहले सैग बार का मेजरमेंट ज़रूर ले लेना चाहिए अगर डायल में सैगिंग है तो। नेक्स्ट है मिस अलाइनमेंट। मिसअलाइनमेंट वाला इक्विपमेंट रोटेशन टाइम में बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है, और ये बेंडिंग मोमेंट घुमाए जाने वाले मशीन पर या मोटर पर रिपीटिंग फोर्स लगाता है, जिससे लोड बढ़ता है। मिसअलाइनमेंट अक्सर गलत असेंबली, अनइवन फ्लोर, थर्मल एक्सपेंशन, फास्टनिंग टॉर्क के कारण जो एरर आता है और इम्प्रॉपर माउंटिंग के कारण होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मिसअलाइनमेंट के टाइप्स की, तो मिसअलाइनमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। ऑफसेट, जिसे कि पैरेलल मिसअलाइनमेंट भी कहते हैं, एंगुलर मिसअलाइनमेंट और स्केव। इसमें दोनों तरह का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ऑफसेट और एंगुलर मिसअलाइनमेंट दोनों होते हैं। सबसे पहले हम ऑफसेट मिसअलाइनमेंट के बारे में जान लेते हैं। ऑफसेट मिसअलाइनमेंट, जिसे कि पैरेलल मिसअलाइनमेंट भी कहते हैं, इसमें सेंटर लाइन से समांतर लाइन यानी पैरेलल लाइन ऊपर या नीचे होता है, जैसा कि इसमें आप पिंक पॉइंट से गैप को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। पैरेलल मिसअलाइनमेंट तब होता है जब दो शाफ्ट के सेंटर लाइन एक दूसरे के समांतर होते हैं, लेकिन ऑफसेट यानी कि एक ही तल में नहीं होता है। समांतर मिसअलाइनमेंट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकता है। उसके बाद है एंगुलर मिसअलाइनमेंट। एंगुलर मिसअलाइनमेंट वहाँ होता है जहाँ दो शाफ्ट के सेंटर लाइन में ना होकर एक तल में यानी एक एंगल पर इंटरसेक्ट होता है, यानी प्रतिच्छेदित करता है। और तीसरा जो मिसअलाइनमेंट का टाइप है वो है स्क्वेयर्ड मिसअलाइनमेंट। स्क्वेयर्ड मिसअलाइनमेंट, जिसे कि हम कंबाइंड मिसअलाइनमेंट, संयुक्त मिसअलाइनमेंट, इन सभी नाम से भी जानते हैं, इसमें दोनों प्रकार का ऑफसेट मिसअलाइनमेंट और एंगुलर मिसअलाइनमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एंगुलर मिसअलाइनमेंट भी है और सेंटर लाइन से थोड़ा ऊपर है तो ऑफसेट मिसअलाइनमेंट भी है। इसके बाद हम बात कर लें अलाइनमेंट्स मेथड की, यानी अलाइनमेंट को हम किस किस विधि के द्वारा करते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम अलाइनमेंट के जो विधि हैं उसको 2 भाग में हम क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें पहला है रफ अलाइनमेंट और दूसरा है प्रिसीजन अलाइनमेंट यानी सटीक अलाइनमेंट। रफ अलाइनमेंट करने के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि पहला यूजिंग स्ट्रेट एज यानी स्ट्रेट एज का उपयोग करके और दूसरा ट्विन वायर विधि द्वारा। और प्रिसीजन अलाइनमेंट यानी कि सटीकता के साथ अलाइनमेंट करने के 3 तरीके हैं। उसमें पहला है फेस एंड रिम मेथड, दूसरा है रिवर्स डायल इंडिकेटर मेथड और तीसरा है लेजर अलाइनमेंट मेथड। रफ अलाइनमेंट में जो यूजिंग स्ट्रेट एज यानी स्ट्रेट एज के द्वारा अलाइनमेंट करते हैं उसके बारे में हम जान लें, तो स्ट्रेट एज का इस्तेमाल करके कपलिंग के ऊपर और नीचे के गैप को मेज़र करते हैं और जैसा एरर मिलता है उसके अनुसार हम एडजस्टमेंट करके अलाइनमेंट करते हैं। और ये अलाइनमेंट का सबसे आसान और सबसे कम खर्चीला वाला तरीका है, लेकिन ये अलाइनमेंट ज़्यादा सटीक नहीं होता, इसलिए हैवी और क्रिटिकल इक्विपमेंट में इस मेथड के द्वारा हम अलाइनमेंट नहीं करते हैं। इस विधि से हम छोटे मोटे मोटर और पंप का अलाइनमेंट करते हैं। उसके बाद जो रफ अलाइनमेंट में दूसरा मेथड है वो है यूजिंग ट्विन वायर।
यह भी रफ अलाइनमेंट के अंतर्गत आता है। इस अलाइनमेंट को करने के लिए दो वायर को आमने सामने फिट करके कपलिंग को घुमाते हैं और घुमाने पर टॉप बॉटम और साइड में वायर के जो आमने सामने ही रहते हैं, अगर ये आमने सामने नहीं रहता है तो हम मिसअलाइन समझते हैं और उसको एडजस्ट करके अलाइनमेंट करते हैं। उसके बाद है फेस एंड रिम मेथड। फेस एंड रिम अलाइनमेंट मेथड अलाइनमेंट का सबसे सटीक अलाइनमेंट मेथड है और इस विधि में डायल इंडिकेटर का उपयोग करके दो शाफ्ट के बीच में एंगुलर और ऑफसेट मिसअलाइनमेंट को नापा जाता है। इसमें दो मेजरमेंट मेन होते हैं, पहला रिम मेजरमेंट जिसे हम रेडियल के नाम से भी जानते हैं और दूसरा फेस मेजरमेंट जिसे कि हम एक्सियल के नाम से जानते हैं। रिम एंड फेस अलाइनमेंट का उपयोग करके शाफ्ट को सही से अलाइन किया जाता है, जो कि अलाइनमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाने के साथ साथ उसमें लगे और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स का भी लाइफ बढ़ा देता है। इस अलाइनमेंट मेथड में यूजुअली जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से करते हैं। जैसे सबसे पहले प्री अलाइनमेंट चेक, जैसा कि हमने पहले बताया था, मशीन के फुट, शाफ्ट, बेरिंग और कपलिंग की जांच करना। उसके बाद टूल्स की जांच करते हैं। अलाइनमेंट के लिए आवश्यक टूल्स जैसे कि डायल इंडिकेटर, सीम, टॉर्क रिंच, ये सभी, और डायल हमारा कैलिब्रेटेड होना चाहिए। उसके बाद है मेजरमेंट। डायल इंडिकेटर का उपयोग करके रिम और फेस अलाइनमेंट का मेजरमेंट लेते हैं। फिर कैलकुलेशन, मेजरमेंट में जो रीडिंग आएगा उसके आधार पर सीम और करेक्शन के लिए कैलकुलेशन करेंगे। फिर एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन में जो स्टेटस आएगा उसके आधार पर मशीन में सीम जोड़ना है या निकालना है ये तय करते हैं और आवश्यकता अनुसार मूवमेंट करा के उसको पोजीशन और एडजस्टमेंट भी करते हैं। उसके बाद का स्टेप है रीचेकिंग। एडजस्टमेंट करने के बाद अलाइनमेंट को डायल द्वारा दोबारा चेक करते हैं और जब तक एडजस्टमेंट करते हैं जब तक दोनों इक्विपमेंट का अलाइनमेंट रीडिंग ओके ना आ जाए। उसके बाद लास्ट में फाइनल चेकिंग का स्टेप है और जब रीडिंग ओके हमारा आ जाता है तब एक फाइनल रीडिंग लेते हैं जिसमें कि रेडियल और एक्सियल दोनों का रीडिंग लिखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें फेस एंड रिम मेथड अलाइनमेंट का एडवांटेज क्या क्या है, तो ये मेथड बड़े डाया वाले कपलिंग के लिए अच्छा है और इस मेथड का उपयोग हम वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ अलाइनमेंट के दौरान दो शाफ्ट में एक नहीं रोटेट हो पा रहा है, यानी अगर इसमें एक शाफ्ट भी रोटेट होगा तो अलाइनमेंट कर सकते हैं और इस विधि में अलाइनमेंट थोड़ा आसान होता है। और अगर फेस एंड रिम मेथड के डिसएडवांटेज यानी कि कुछ नुकसान की बात करें तो ये शाफ्ट में एक्सियल फ्लोट हो तो फेस रीडिंग लेना कठिन हो जाता है। मतलब अगर आप अलाइनमेंट ले रहे हैं और उस शाफ्ट में एक्सियल फ्लोट होगा तो उसका फेस रीडिंग एक्सियल लेना कठिन हो पाएगा और इसमें कपलिंग या स्पूल पीस को हटाने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। उसका कैलकुलेशन थोड़ा कठिन होता है फेस एंड रिम का और थोड़ा एरर होने पर भी इसमें दोबारा से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये बहुत लेंदी यानी समय लेने वाला प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है इस अलाइनमेंट में। और लास्ट जो इसका नुकसान है वो बार सैग इफेक्ट। ये डायल इंडिकेटर के वजन के कारण बार सैग इफेक्ट हो जाता है जिससे मेजरमेंट में एरर आने की संभावना होती है। इसके बाद अलाइनमेंट में प्रेसिजन मेथड यानी कि सटीक मेथड में जो दूसरा मेथड है वो है रिवर्स इंडिकेटर मेथड। रिवर्स इंडिकेटर अलाइनमेंट भी डायल के द्वारा किया जाता है और इस अलाइनमेंट में डायल दोनों शाफ्ट पर फिट करके एक दूसरे के कपलिंग हब को, रिम यानी रेडियल को टच करता है और इसमें टोटल इंडिकेटर रीडिंग प्राप्त करने के बाद रिक्वायर्ड अलाइनमेंट रीडिंग प्राप्त करने के लिए इक्विपमेंट के फुट मूवमेंट को या ग्राफिक रूप से या न्यूमेरिकल रूप से प्राप्त किया जाता है। अगर अलाइनमेंट में रिवर्स इंडिकेटर मेथड के लाभ देखें तो फेस एंड रिम मेथड की तुलना में रिवर्स डायल इंडिकेटर मेथड ज़्यादा एक्यूरेट और सटीक होता है। इस मेथड में एक्सियल फ्लोट के वजह से रीडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होता। मतलब अगर इसमें शाफ्ट में एक्सियल फ्लोट थोड़ा बहुत होगा भी तो रीडिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस मेथड द्वारा अलाइनमेंट करने में स्पूल पीस के साथ भी अलाइनमेंट किया जा सकता है। मतलब फेस एंड रिम में स्पूल पीस हटाना जरूरी रहता है, लेकिन रिवर्स इंडिकेटर मेथड में स्पूल पीस नहीं, बिना हटाए भी आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। और अगर रिवर्स इंडिकेटर मेथड अलाइनमेंट के नुकसान को देखें तो इसमें दोनों शाफ्ट को घुमाना पड़ता है। क्लोज कपल्ड शाफ्ट में यह यूज़ नहीं होता है। लॉन्ग शाफ्ट पर इसका रीडिंग लेना मुश्किल हो जाता है। ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज और टाइमिंग दोनों लगता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट मेथड था वो कॉम्बिनेशन मेथड। कॉम्बिनेशन मेथड शाफ्ट अलाइनमेंट का वो टेक्निक है जो रिम और फेस मेथड और रिवर्स इंडिकेटर मेथड को कंबाइन करता है। इस मेथड में दोनों टेक्निक के एडवांटेज का उपयोग किया जाता है ताकि एक अधिक एक्यूरेट और एफिशिएंट अलाइनमेंट प्राप्त किया जा सके। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके अलाइनमेंट को किया जाता है, जैसे
इनिशियल रफ अलाइनमेंट, सबसे पहले शाफ्ट को विजुअली और फिजिकली रफ अलाइन किया जाता है ताकि कोई बड़ा मिस अलाइनमेंट ना हो। रिम एंड फेस रीडिंग, उसके बाद रिम रीडिंग से शाफ्ट के बीच के हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को मेजर किया जाता है और फेस रीडिंग से वर्टिकल एंगुलरिटी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है रिवर्स डायल इंडिकेटर रीडिंग। इस स्टेप में रिवर्स डायल का उपयोग करके शाफ्ट के बीच के मिसअलाइनमेंट को और भी ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर किया जाता है। एंड लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट। जो हमको रीडिंग मिलता है उसके आधार पर जरूरी कैलकुलेशन किया जाता है और फिर मैकेनिकली एडजस्टमेंट किया जाता है और अलाइनमेंट तब जाके फाइनल होता है। इस मेथड से अलाइनमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि टेक्नीशियन को दोनों मेथड्स की प्रॉपर नॉलेज हो। सटीक अलाइनमेंट में नेक्स्ट है लेज़र अलाइनमेंट। लेज़र अलाइनमेंट एक लेटेस्ट शाफ्ट अलाइनमेंट टेक्निक है जिसमें लेज़र बीम का उपयोग करके मशीनरी के शाफ्ट का अलाइनमेंट करते हैं। लेज़र अलाइनमेंट बहुत ही सटीक होता है। इसमें लेज़र अलाइनमेंट इक्विपमेंट को एक शाफ्ट पर लगाया जाता है और दूसरे शाफ्ट पर रिसीवर इंस्टॉल किया जाता है। लेज़र इक्विपमेंट एक बीम रिसीवर को भेजता है, रिसीवर उसे कैच करके डिटेक्ट करता है कि कितना मिस अलाइन है। उसके बाद शाफ्ट का एडजस्टमेंट करते हैं। इस अलाइनमेंट का सारा डेटा रिकॉर्ड होता रहता है। अगर लेज़र अलाइनमेंट के एडवांटेज को देखें तो ये प्रयोग करने में आसान होता है। रिवर्स इंडिकेटर मेथड का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। सारा कैलकुलेशन मशीन द्वारा होता है। इसका मैक्सिमम वर्किंग डिस्टेंस 0 से 20 मीटर तक होता है। हाई रिजोल्यूशन होता है। इसमें सैगिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। इस तरह के कई बेनिफिट्स हैं जो लेज़र अलाइनमेंट में होते हैं, बट ये मेथड थोड़ा कॉस्टली होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं सॉफ्ट फुट करेक्शन। अलाइनमेंट में बहुत बार अभी पीछे सुना आपने कि सॉफ्ट फुट करेक्शन। सॉफ्ट फुट करेक्शन क्या है? सॉफ्ट फुट तब होता है जब इक्विपमेंट अपने किसी एक लेग पर पूरी तरह से नहीं बैठा होता है, वह हिल डुल रहा होता है। हालांकि सभी बोल्ट टाइट करने पर हिलना बंद हो सकता है, लेकिन किसी अन्य कारण से सॉफ्ट फुट होने पर अगर बोल्ट टाइट करते रहेंगे तो मोटर के बेरिंग पर दबाव बढ़ जाएगा और नहीं तो सॉफ्ट फुट आपके अलाइनमेंट रीडिंग को भी गड़बड़ दिखाएगा। इसलिए अलाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले सॉफ्ट फुट करेक्शन जरूर कर लेना चाहिए। मेनली 2 रीज़न होता है, जैसा इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे। पहला शॉर्ट फुट और दूसरा एंगल्ड फुट। अब पूरा अलाइनमेंट जो है हमारा एक डायल पे बेस्ड होता है, तो थोड़ा सा हम डायल के बारे में भी जान लेते हैं। डायल इंडिकेटर एक मेजरिंग इक्विपमेंट है जो कि कई प्रकार के एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इक्विपमेंट एक रोटेटिंग डायल और एक इंडिकेटर की सुई के साथ आता है। यह इंडिकेटर प्लंजर के डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को दिखाता है। प्लंजर एक स्प्रिंग लोडेड हिस्सा है जिसे डायल के केसिंग में दबाया जा सकता है और यह जितना दबता है इंडिकेटर उतना क्लॉकवाइज रोटेट होता है और यह प्लंजर बाहर निकलते टाइम सुई जो इसका है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अलग अलग साइज में ये अलग अलग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाएंगे। उसके बाद इस इमेज में आप देख सकते हैं डायल इंडिकेटर का फ्रंट व्यू और साइड व्यू है स्टैंड में लगने के बाद। और डायल इंडिकेटर के अगर पार्ट्स को देख लें तो इसमें मैग्नेटिक टूल होल्डर है। ये स्टैंड और डायल को होल्ड करता है और मैग्नेट होने के कारण ये स्थिर रहता है। इधर डायल स्टैंड है। ये डायल स्टैंड एडजस्टेबल होता है जो डायल को सही जगह पर एडजस्ट करता है। इधर लॉकिंग क्लैंप लगा होता है। यह डायल के पीछे लगा रहता है जो डायल को लॉक करता है। और नेक्स्ट है माउंटिंग स्टेम। इस स्टेम के सहारे प्लंजर अप डाउन करता है। फिर कॉन्टैक्ट पॉइंट, यही पॉइंट है जो सरफेस पर टच होता है। जिस भी मतलब कपलिंग पर या शाफ्ट पर आप टच कराते हैं, यही कॉन्टैक्ट पॉइंट उस पर टच होता है। उसके बाद अलाइनमेंट में बोल्ट टाइटनिंग का जो सीक्वेंस है या टॉर्किंग सीक्वेंस भी कहते हैं, वो कैसे करते हैं कि जब भी 2 या 2 से अधिक बोल्ट ढीले हों तो इस इमेज में जैसा दिखाया जा रहा है उसके अनुसार टॉर्किंग सीक्वेंस का पालन करना चाहिए, जिसमें सॉफ्ट फुट का इफेक्ट भी कम हो जाता है। और कोशिश करें कि एक ही व्यक्ति द्वारा सभी बोल्ट टाइट किया जाए। इससे क्या होगा कि वो अपने अंदाज से बोल्ट टाइटनिंग करेगा जिससे कि सारे बोल्ट बराबर टाइट होंगे। उसके बाद है थर्मल ग्रोथ इन योर रोटरी मशीनरी। अलाइनमेंट के दौरान किसी इक्विपमेंट में थर्मल ग्रोथ का एक ऐसा इशू है जिसे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कठिन होगा, लेकिन इसका इंस्पेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस इमेज में एक उदाहरण को देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे पाइपिंग में थर्मल एक्सपेंशन के कारण ये बेंड होकर ऊपर की ओर खींच रहा है। इक्विपमेंट में थर्मल ग्रोथ में अलाइनमेंट करने के लिए आपको इक्विपमेंट के टेम्परेचर बदलाव के अनुसार इक्विपमेंट के आकार में होने वाले परिवर्तन की गणना करनी होती है। रनिंग टाइम में ही टेम्परेचर का रीडिंग ले लिया जाता है और बाद में इक्विपमेंट को बंद करके तुरंत डीकपल करके अलाइनमेंट चेक किया जाता है कि मतलब जो थर्मल एक्सपेंशन से रीडिंग गड़बड़ हो रहा है वो कितना हो रहा है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे कि थर्मल ग्रोथ हो रहा है वो केवल फुट माउंटिंग वाले इक्विपमेंट में ही चेक करते हैं। सेंटर माउंटिंग वाले जैसे कि BFP ये सब हो गए उसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि ऐसे पंप ज़्यादातर मल्टी स्टेज पंप होते हैं जो सेंटर माउंटिंग किए होते हैं, उनमें थर्मल ग्रोथ चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट देख लेते हैं कि RPM के अनुसार ऑफसेट अलाइनमेंट और एंगुलर अलाइनमेंट का कुछ टॉलरेंस होता है जिसके दायरे में ही रीडिंग सही माना जाता है। जैसे 0 से 1000 तक RPM के लिए ऑफसेट में जो टॉलरेंस होता है वो 0.13 mm होता है और एंगुलर में जो टॉलरेंस होता है वो 0.10 mm होता है। उसी तरह से 1000 से 2000 RPM के लिए जो ऑफसेट का टॉलरेंस है वो 0.10 mm होता है और एंगुलर में जो टॉलरेंस है होता है वो 0.08 mm होता है। ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है उसका। 2000 से 3000 RPM के लिए ऑफसेट में 0.07 mm, एंगुलर के लिए 0.07 mm। उसी तरह 3000 से 4000 RPM के लिए जो टॉलरेंस है वो 0.05 mm और एंगुलर के लिए 0.06 mm। 4000 से 5000 RPM के लिए जो टॉलरेंस है ऑफसेट के लिए वो 0.03 और एंगुलर के लिए 0.05 है। नेक्स्ट देखेंगे मिस अलाइनमेंट लिमिट्स बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ कपलिंग, यानी फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर मिस अलाइनमेंट की जो लिमिट्स है वो कितनी है। तो गियर कपलिंग में 0.012 mm, ग्रिड कपलिंग में 0.01 mm, डिस्क कपलिंग में 0.0254 mm, इलास्टोमेरिक जो कंप्रेशन कपलिंग है उसमें 0.038 mm तक होता है। इलास्टोमेरिक जो शियर वाले कपलिंग हैं उसमें 0.05 mm आपका फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार लिमिट होता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देखें तो गुड अलाइनमेंट के लिए क्या क्या नियम है। तो गुड अलाइनमेंट के लिए मशीन बेस को क्लीन कर दें और रस्ट या बर जो भी हो उसको पहले हटा दें। हमेशा स्टील का ही सिम प्रयोग करें। इंडिकेटर सैग का जांच जरूर कर लें। सॉफ्ट फुट जरूर चेक करें। डायल गेज को फिट करने से पहले उसका निरीक्षण जरूर कर लें, देख लें कि डायल आपका कैलिब्रेटेड है कि नहीं। फिर बोल्ट टाइटनिंग के करेक्ट सिक्वेशन का फॉलो करें जैसा कि पीछे बताया। मशीन को ज़रूरत से ज़्यादा लिफ्ट ना होने दें, यानी कि इक्विपमेंट को जब आप अलाइनमेंट करते टाइम उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना चाहिए। डायल गेज के स्टेम को कपलिंग सरफेस के परपेंडिकुलर ही रखें और जैक बोल्ट का प्रयोग ज़रूर करें। तो उम्मीद है दोस्तों ये अलाइनमेंट्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। नेक्स्ट आने वाले 3-4 वीडियो में हम अलाइनमेंट में रिम एंड फेस अलाइनमेंट के फार्मूला और इसमें कैसे अलाइनमेंट करते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएंगे। तो इस वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हम इसके बाद मैकेनिकल क्वेश्चन एंड आंसर का भी सीरीज लाने जा रहे हैं। ये अलाइनमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक वाले वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।